स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में जितने भी हमारे 100 मीटर के एथलीट्स हैं जो आगे जाकर एक प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूबल बनने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी को सर हुसैन बोल्ट की जो 100 मीटर वाली रेस थी, जिस रेस के बदौलत उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, उस वीडियो को भी हम एनालाइज करने वाले हैं। वो आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं कि कैसे उन्होंने इस रिकॉर्ड को कायम किया। बहुत सारी टेक्निक्स जो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उन टेक्निक्स के ऊपर भी बात की जाएगी, जिससे आप लोग जो 100 मीटर को कंप्लीट करने में टाइम लेते हो, उसमें बहुत अच्छा खासा इजाफा बनने वाला है। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो और अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड और ज्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड है, तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफी ज्यादा वैल्यूबल ये चैनल आप सभी के लिए बनने वाला है। इससे पहले मैं वीडियो को शुरुआत करूं, आप लोगों को एक बहुत बड़ा अपडेट देना चाहता हूं। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 6th नेशनल गेम्स चल रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर भी आप रजिस्टर करके एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट ले सकते हो। अब ये जो रेस आप देख रहे हो, ये उनकी फाइनल वाली रेस की है, जिनमें उन्होंने 9.58 सेकेंड्स का जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को कायम किया था। तो इसका एक जबरदस्त एनालिस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूं। 100 मीटर एक ऐसा गेम है जहां पर माइक्रो सेकेंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो एक छोटा सा प्लान मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं, जिन चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद चीजें बनने वाली है। जहां पर सबसे पहले जो 100 मीटर का ट्रैक रहता है, उस ट्रैक को आप लोग 3 भागों में डिवाइड कर लो। अपने दिमाग में ये चीजें बैठा लो। जो पहला 40 मीटर होता है, उसके अंदर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो 60 से 65% टाइम वो बच्चे 100% विनर निकलते ही निकलते हैं। तो जो पहला 40 मीटर्स है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज है स्टार्ट। एक तगड़ी स्टार्ट, ऐसी स्टार्ट जिससे आपका बॉडी तैयार हो जाए। आगे की जो स्पीड है, कैलकुलेशन है, जो आप एलिवेशंस लेते हो, उन चीजों को बैलेंस करने के लिए देखो, इसके ऊपर बहुत कुछ आगे समझाया जाएगा, बट ये 3-4 चीजें आपको समझना जरूरी बनता है। अब स्टार्ट कैसे लेना है, टैप का साउंड आया, आपने जितना जल्दी रिएक्ट किया तो रिएक्शन टाइम आपको आपका बढ़ाना पड़ेगा। उसके ऊपर भी चीजें समझाई जाएगी। तो रिएक्शन टाइम तगड़ा होना चाहिए। आपने रिएक्ट किया, अब वो रिएक्ट अगर आपने जल्दी कर दिया तो फाउल हो जाएगा, फाउल हो जाएगा, आपको रेस से ही बाहर कर दिया जाएगा। समझो, तो रिएक्शन कितना जल्दी होना चाहिए, वो भी आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, जिसके ऊपर बहुत कुछ आगे मैं समझाने वाला हूँ। उसके बाद आपने जो पहला स्टार्ट लेने के बाद जो पहला कदम रखा, वो कदम डिसाइड करता है 100 मीटर में आप चैंपियन बनने वाले हो कि नहीं। बहुत सारे लोगों को मजाक लगेगा, बट जो आपका पहला कदम गिरता है, वो ही डिसाइड कर देता है आप इस रेस को जीतने वाले हो कि नहीं। ये 100 मीटर जो वो केवल माइक्रो सेकेंड्स के ऊपर भी बड़ी बड़ी डिफरेंसेस बना सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो आपका पहला स्टेप गिरा, सेकंड स्टेप गिरा, अब धीरे धीरे करके जो आप एक्सेलरेशन, वहां पर चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस मैटर करता है। तो जो पहला 40 मीटर्स होता है, वहां पर आप सभी को जितना हो सके उतना ज्यादा एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड रहता है। यहाँ पर जो आप स्टेप साइज लेते हो, स्टेप साइज को आप नॉर्मल रखो, जो नॉर्मल स्पीड को आप रख सकते हो, बट यहाँ पर स्पीड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। स्टार्टिंग में अगर आप लीड ले लेते हो, देखो 100 मीटर बहुत बड़ा मैराथन टाइप नहीं है, तो अगर आप पहले के 40 मीटर में अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे रहते हो, तो आगे आपके लिए चीजें और ज्यादा आसान बनने वाली है। देखो, 100 मीटर या फिर आप कोई भी इवेंट ले लो, ये केवल पैरों का नहीं है कि भाई मैंने तेज भाग लिया और मैं जीत जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेंटल जो चीजें वहां पर यूज होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा फर्क रखती है। अब आप अगर खुद सोचो, आप एक रेस में हो जहां पर आपके आजू बाजू के एथलीट्स आपसे आगे जा रहे हैं, तो आपके दिमाग के ऊपर एक मेंटल प्रेशर होगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। तो यही चीज का आपको फायदा उठाना है। स्टार्टिंग का जो 40 मीटर्स होता है, उसके अंदर जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोगों को एक्सेलरेशन देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसे कहता है ट्रांजिशन फेस। अब ये ट्रांजिशन फेस कैसा रहता है, 40 से लेकर के 60-65 मीटर आप मान लो, ये ट्रांजिशन फेज रहता है, जिसके अंदर आप अपनी स्पीड को कम होने नहीं देते हो, बट आप जो स्टेप्स ले रहे हो, उस स्टेप्स को आप थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हो। देखो, ये सारी की सारी चीजें ट्रेनिंग के साथ ही आने, ये चीजों को आप लोग ऐसे समझो कि अगर आपका जो पहला स्टेप साइज था, अगर वो समझो 1 मीटर 1.5 मीटर्स था, तो अब आपको कम से कम 2 मीटर टच करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, 60-65 मीटर का जो बीच का ट्रांजिशन फेज है, वहां पर आपको कदम कम लगेंगे, स्टेप्स कम लगेंगे। आपने स्पीड तो यूनिफॉर्म रख ली है, बट वहां पर अगर कदम कम लगेंगे तो आपकी जो डिस्टेंस है वो और ज्यादा आप लोगों के लिए बढ़ जाएगा।
चीज़ें समझ में आ गई। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो 100 मीटर कवर करना है, उसका जो मेन ट्रांज़िशन फ़ेज़ है, वहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लिया है और वो भी कम स्टेप्स के अंदर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ बनती है। उसके बाद एंडिंग का पोज़ीशन आता है। देखो, अगर आपने ट्रांज़िशन फ़ेज़ के अंदर अच्छा कर लिया, आधी से ज़्यादा बैटल आप जीत चुके हो। एंडिंग फ़ेज़ के अंदर केवल आपको उस चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि एंडिंग वाले फेज में क्या होता है, बहुत सारे एथलीट तब पुश देने को जाते हैं कि अब मैं पुश देता हूं जीतने के लिए, बट वही गलती कर रहे थे। पुश जो रिक्वायर्ड रहता है वो स्टार्टिंग फेज में रिक्वायर्ड रहता है। एंडिंग फेज जो रहता है वहां पर अगर आपके पास स्टैमिना बचा है, कि ऑब्वियस सी बात है यार, आप इंसान हो, स्टैमिना खत्म हो जाता है, बट अगर वहां पर स्टैमिना बचा है तो एक फाइनल पुश आप दे सकते हो, बट पूरा अपने आप पे दबाव नहीं डालने का। ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे एथलीट करते हैं, कि पूरा अपने आप पे प्रेशर डाल देते हैं लास्ट फेज के पुश के लिए। तो वो गलती आपको करना नहीं है। लास्ट जो पुश रहता है वो आपके पहले की चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपने स्टार्टिंग कितनी अच्छी ली है, ट्रांजिशन फेज आपका कितना अच्छा गया, उन चीजों के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये चीज का आप सभी को ध्यान रखना। जो मिडल फेज बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बहुत सारे एथलीट्स क्या करते हैं, मिडल फेज के ऊपर एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो भी आइडिया अच्छा है, बट कैसा है कि उस चीज की अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आपका मिडल फेज खराब हो जाएगा, और एक बार अगर मिडल फेज खराब हो जाएगा तो चाहे आपकी स्टार्टिंग कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप एंडिंग कभी भी अच्छी नहीं कर पाओगे। ये दो चार चीजें थी आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए। अब मैं आप लोगों को सर हुसैन बोल्ट का जो एक्चुअल मैच था उसका आपको एनालिसिस करके बताता हूं, तो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे प्लीज कमेंट कर दो आपके फेवरेट 100 मीटर के एथलीट्स। तो ये जो आप देख रहे हो ये उस मैच की स्टार्टिंग पोजीशन है, जहां पर हर एक एथलीट ने अपना मार्क ले लिया है। सब लोग ऑन द मार्क रेडी वाली पोजीशन के ऊपर हैं। अब केवल टैप जो होने वाला है उस टैप का ये वेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सेंटर में जो है वो है हमारे सर हुसैन बोल्ट, और उनके साइड में जो है ये है सर जस्टिन गैटलिन। ये भी बहुत बड़े एथलीट है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने लास्ट रेस के अंदर हुसैन बोल्ट सर को हराया भी है, तो एक बहुत बड़े नामी रनर ये भी माने जाते हैं। अब जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहा जाता है परफेक्ट स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट होने से पहले जो आप एक अच्छी पोजीशन लेते हो वो बहुत सारी चीजों को डिसाइड करती है। अब यहाँ पर कैसे आप देख सकते हो, सर हुसैन बोल्ट का आप ट्रैक साइज के ऊपर हाथ देखो कहां पर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस लाइन को टच करते हुए। जबकि उनके बाजू के जो एथलीट हैं उन्होंने इतना स्पेस का डिफरेंस ले लिया है। ये हर एक एथलीट का अलग अलग रहता है। बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे रहते हैं जो समझाते हैं कि थोड़ा सा लाइन के बीच में गैप रखो, हाथों को अपनी बॉडी के ज्यादा पास लो, ज्यादा बेटर पड़ेगा। बट स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर अक्सर देखा गया है कि जो भी एथलीट ऐसे हाथ को ज्यादा क्लोज रखते हैं बॉडी के अंदर, उनका जो पहला फुट जो गिरता है, फुट की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा क्लोज गिरती है। तो ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट रखता है। देखो, अलग अलग एथलीट्स अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। इस टेक्निक का फायदा क्या है कि आपको शुरुआत में जो स्टेप्स गिराने पड़ते हैं वो स्टेप्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये उसका फायदा है, बट इसका नुकसान भी क्या है कि शुरुआत में अगर आपके स्टेप्स भले ही ज्यादा गिरेंगे, बट अगर वो स्टेप्स स्पीड में नहीं गिरेंगे तो वो ज्यादा डिफरेंस नहीं करने वाले। वहीं पर सर हुसैन बोल्ट की बॉडी पूरी तरह से ओपन है, बीच में उनका लेग का पोजीशन दिख रहा है, परफेक्टली है एकदम। यहाँ पर आप बीच से मिडल लाइन से आप यहाँ पर पोजीशन जज कर सकते हो, परफेक्टली सारी की सारी चीजें अलाइंड है। स्पीड यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाएगी, स्टार्टिंग पोजीशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनता है। तो यहाँ पर ये है एक करेक्ट पोजीशन जो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, और इन चीजों को ही आप लोगों को फॉलो करना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि रेस के अंदर जो स्टार्टिंग जो पहला कदम रहता है वो कैसे गिरता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और जिसे कहा जाता है प्लस पॉइंट है सर हुसैन बोल्ट का। 20 साल की मेहनत की है इन्होंने केवल 20 मिनट के रेस के लिए। पूरे के पूरे लाइफ में ये केवल 20-25 मिनट तक ही रेस की रहेगी, बट उस 20-25 मिनट के लिए इन्होंने 20 साल की मेहनत की है। तो ऐसी मेहनत अगर आप कर सकते हो तो हो सकता है कि भाई आप नेक्स्ट हुसैन बोल्ट बन जाओ, वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ, बट उसके लिए आपको इतनी मेहनत देनी ही। अब इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है कि इनका जो फ्रंट फुट है, जो सबसे पहला वाला फुट है, वो फुट कैसे लैंड करता है। तो बीच में आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है कि इनका जो फ्रंट फुट है वो फ्रंट फुट कैसे लैंड हो रहा है। आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया उनके फुट लैंडिंग के ऊपर और बाकी सारे प्लेयर के फुट लैंडिंग के ऊपर? नहीं समझ में आया तो टेंशन मतलब, मैं आप लोगों को अभी समझाता हूं कि ये स्टार्टिंग की जो फुट लैंडिंग की पोजीशन है ये इनकी इतनी क्यों स्पेशल मानी जाती है।
अभी फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखना, इनका ये वाला जो फुट है, ये वाला जो फुट है, इस फुट की एक्चुअल पोजीशन देखना, इस फुट की केवल और केवल आप लोग ये वाला जो फुट है, इस फुट की एक्चुअल पोजीशन देखना कि कितना ज्यादा मूव करता है उस माइक्रो सेकंड के अंदर। उसके बाद हम चीजों को प्ले करते हैं। फुट की पोजीशन के ऊपर ध्यान रखना, फुट अंदर की तरफ आया, बाहर की तरफ स्लांटिंग गिरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो बहुत सारे एथलीट्स नहीं कर पाते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो इन्होंने पिछले 20 साल के अंदर मास्टर की है। और वो टेक्निक कैसे काम करती है, स्टार्टिंग में देखोगे ना तो इनका फुट जो नी है वो नी यहाँ पर रहती है और फुट परफेक्टली स्ट्रेट रहता है। टैप की साउंड आई, इनका जो नी है ये नी मूव करके इधर पे आ जाता है। ठीक है, ये जो फुट का जो एंगल है वो एंगल ऐसे बन जाता है, ऐसे। उसके बाद उसी फुट के उसी घुटने को ये घुमा करके बाहर की तरफ लेके आते हैं। इससे क्या होता है कि ये एक स्लिंग आर्म एक्शन के थ्रू अपने पैर को मूव करते हैं, जिससे ये ग्राउंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर जनरेट करते हैं। इस प्रेशर से क्या फायदा होता है, स्टार्टिंग में जो स्पीड ये जनरेट करते हैं वो बहुत ज्यादा इनाफ बनती है बाकी प्लेयर से इनको फॉरहेड रखने में। देखो ये लंबे कद के रनर हैं, इनका जो फुट पोजीशन है वो कम पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग का जो 10-15 मीटर ये ट्रैवल करते हैं उसके अंदर ये जो फुट गिराते हैं वो बाकी लोगों से कम बनता है। अब इन चीजों से बचना कैसे है, अब यहाँ पर इन्होंने टेक्निक इजाद की है जिससे ये अपने फुट के स्टार्टिंग के जो फुट रहता है उसे स्लिंग आर्म डालते हैं, जिससे ये पैर से प्रेशर और ज्यादा जनरेट करते हैं। अब अगर आपका पहला फुट परफेक्ट गिरता है, इतना अच्छा खासा अगर वो प्रेशर जनरेट करता है, तो अगला फुट भी उतना ही प्रेशर जनरेट करेगा। कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने पहले पुश ज्यादा दे दिया तो आगे जब आप अपनी बॉडी को ले जाओगे तो आपका जो अगला फुट है उससे भी उतना प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, वरना आप गिर जाओगे। समझ लो, तो ये है वो मैकेनिज्म। बहुत लोग इस चीज को नहीं सीख पाते हैं, इन्होंने सीखा है, इसके वजह से ये वर्ल्ड चैंपियन आज के टाइम पे। देखो ये चीजें सीखना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप ये चीजों को सीख पाते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल बनने वाला है। एक बार और समझा देता हूँ कि ये कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। शुरुआत में इनका फुट और ये जो घुटना है, नी है, वो यहाँ पर रहता है। जैसे टैप का साउंड आता है ये अपनी जगह पर पोजीशन रहती है, बस ये जो नी है ये मूव होके यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो इनका नी का पोजीशन देखो, ऐसे अंदर की तरफ है, समझा। उसके बाद क्या होता है, जब पैर गिरता है तो वो नी यहाँ पर आ जाती है और फुट आड़ा आता है। ये अब आगे देखते हैं हम कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को सही है कि नहीं है। अब आप समझना कि यहाँ पर अभी इनका नी देखो, अंदर की तरफ इनकी नी है। अब जब इनका फुट गिरेगा, फुट देखो कहाँ पर गिरा, फुट का पोजीशन देखो, बाकी सारे लोगों का फुट पोजीशन देखो और इनका फुट पोजीशन देखो। इनका फुट पोजीशन पूरा का पूरा क्रॉस है। अब क्रॉस होने से क्या फायदा होता है, ये ग्राउंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। एक बहुत बड़ी टेक्निक है और ये ही एक्चुअल साइंटिफिक रीजन है कि 100 मीटर इवेंट के अंदर जो एथलीट्स रहते हैं वो इतना ज्यादा स्पीड कैसे जनरेट कर पाते हैं। अगर आप सर हुसैन बोल्ट को 1500 या 2000 मीटर के अंदर अगर वो भगवाओगे तो उनसे वो नहीं पॉसिबल होगा। समझ रहे क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को वैसे अडेप्ट कर लिया है कि वो उस रेस के लिए ज्यादा फिट माने जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो फुट के थ्रू जो पावर जनरेट करते हैं वो लगभग 500 किलो के करीब होती है। अब इसका क्या मतलब बनता है ये मैं आपको समझा। आप और हम जब चलते हैं ना तो जमीन के ऊपर हम अपने वेट के हिसाब से प्रेशर जनरेट करते हैं, जिस वजह से हम एक नॉर्मल वॉकिंग कर पाते हैं। अब जो एथलीट्स रहते हैं जो 100-200 मीटर को रन कर रहे रहते हैं वो अपने बॉडी वेट से 1 से 2 गुना का प्रेशर जनरेट कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। बट जो ओलंपिक एथलीट्स रहते हैं वो लगभग 4 से 5 गुना तक का प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ। हम किराने वगैरह की दुकान पे जाते हैं तो तराजू रहता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना हाथ डाल के एकदम प्रेशर दे के चेक करते हैं कि कितना वेट हम जनरेट कर सकते हैं। ज्यादातर वेट के अकॉर्डिंग ही आता है जितना अपना वेट रहता है। बट ये एथलीट्स 5 गुना तक ज्यादा वेट के थ्रू प्रेशर को पुश करते हैं बॉडी को जमीन के ऊपर। इससे क्या होता है, आप खुद ट्राई करना, रनिंग के टाइम पे एक बार प्रेशर दे के चलने की या फिर आप भागने की कोशिश करना, आपको खुद फर्क पता चलेगा कि आपका जो बॉडी है वो और ज्यादा पुश जनरेट कर रहा है। ये जो रहता है एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला है जिसके थ्रू ये चीजें होती है, बट इसके पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक कह लो, लॉजिक कह लो, जो ज्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस एथलीट्स यूज करते हैं। वो शुरुआत में अर्थ के ऊपर एक तगड़ा वाला प्रेशर जनरेट करते हैं, जिससे जो सामने का जो थ्रस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, उनकी बॉडी अलाइन हो जाती है उस लाइन ऑफ फोर्स के अंदर। अब सीधा ही भागना है, ऑब्वियसली बात है, आड़ा टेढ़ा भागना नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रेशर जमीन के ऊपर क्रिएट करते हो और उस प्रेशर को
दोबारा स्ट्रेट लाइन के ऊपर यूज करते हो तब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही टेक्निक जो उन्होंने यूज की है, बट यहाँ पर क्या है, उन्होंने अपने फुट को स्लिंग आर्म डाला है, मतलब स्ट्रेट नहीं डाला है। हम भागने के टाइम कैसा रखते हैं, स्ट्रेट पूरा बॉडी रखते हैं, शुरुआत के टाइम पे डिप लेते हैं फिर भागते हैं, ठीक है। इनका फुट का कैसा रहता है, इनका फुट ऐसे जाता है, ऐसे तुम समझो, ऐसे ही गिरता है, पावर जनरेट करता है, बॉडी आगे जाती है, दूसरा पैर वैसे ही आता है, पावर जनरेट करता है और फिर बॉडी आगे कंटिन्यू करके रेस करती है। तो ये इनका सिंपल टेक्निक है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जो प्रोफेशनल्स है वो अक्सर यही टेक्निक यूज करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे इनका भी फुट देखो क्रॉस ही गिरा है, इनका भी फुट क्रॉस ही गिरा है। इससे क्या फायदा होता है, स्टार्टिंग का टॉर्क बहुत अच्छा आप लोगों को मिल। अब आप लोग इनके सेकंड वाले फुट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, आपको और ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। सेकंड वाले फुट ने भी ऑलमोस्ट सेम ही काम किया था। शुरुआत में वो फुट स्ट्रेट था, अभी के टाइम पे देखोगे इनका नी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है और जो दूसरा फुट है वो ऐसे क्रॉस में आ चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। देखो ये वाला फुट भी परफेक्टली क्रॉस गिरा। अब आप खुद सोच के देखो, एक आदमी का पैर यहाँ पर गिर रहा है, दूसरा पैर यहाँ पर गिर रहा है, आदमी भाग कैसे रहा है। यही है लॉजिक, यही है फास्ट रनिंग की इंपॉर्टेंट टेक्निक जो बहुत सारे लोग सिखाते हैं। बहुत सारे एकेडमीज में को भी मैंने देखा है जो ये टेक्निक सिखाते हैं, बट बच्चों को सीखने में थोड़ा मुश्किलात होती है, जिस वजह से वो इन चीज़ों को ड्रॉप कर देते हैं। बट ये चीज़ अगर आप सीखते हो तो आप ही के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल बनने वाला है। ये स्टार्ट अगर आप ले पाते हो, ऐसी अगर आप स्टार्ट ले पाते हो, बॉडी थ्रस्ट बहुत अच्छा जनरेट करता है, जो स्टार्टिंग का जो इनर्शिया होता है वो बहुत तगड़ा जनरेट किया जाता है। अब इससे क्या फायदा होगा कि एक पैर यहां पर गिरा, दूसरा पैर यहां पर गिरा, अब वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। इस अभी अगर आप सोचो आपका बॉडी वेट अगर इतना ज्यादा हिल रहा है, अब आपको अपनी बॉडी वेट को स्ट्रेट करना है, तब यहाँ पर वो आगे जाकर के एक इंपॉर्टेंट टेक्निक का यूज करते हैं जो आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। भाई ये बंदे क्यों आज वर्ल्ड के नंबर 1 एथलीट है, इसी कारण की वजह से अपने बॉडी वेट को जो बैलेंस ये करते हैं वो भाई अनबिलीवेबल बनता है। आइडिया चीजें आपको समझ में आएगी क्या करना पड़ता है। स्टार्टिंग पोजीशन ओपन वाइड हैंडेड्स के साथ स्टार्ट करो। पहला फुट जो है वो थोड़ा बहुत अंदर से बाहर की तरफ लो, जिससे आप जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज्यादा जनरेट करोगे। दूसरे पैर को भी सेम करना है, बट लाइन ऑफ एंगल जो है आपका, अब ये देखो ये मिडल पोजीशन है, इनका पैर देखो मिडल पोजीशन से थोड़ा ज्यादा बाहर है, इनका ये वाला पैर भी थोड़ा ज्यादा बाहर था। तो ये जो रहता है ना, ये स्टार्टिंग पोजीशन से थोड़ा बहुत बाहर रख के भागना पड़ता है, क्योंकि तब आप एक ज्यादा स्पीड एक्सेलरेशन के पीछे जा। अब हम देखते हैं आगे इन्होंने गेम में कैसे प्रोग्रेस किया। इनका बॉडी अब देखो, ये पैर इस तरफ फेस कर रहा है, इस तरफ देख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भागते भागते भाई लाइन के बाहर ना चले जाए। तब ये यहाँ पर अपने बॉडी वेट को ट्रांसफर करके मिडल लाइन के ऊपर ले आते हैं, जो भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनता है। ये देखो ये आया इनका दूसरा पैर जो कंप्लीटली स्ट्रेट है, ये पैर देखो क्रॉस था, ये पैर कंप्लीटली स्ट्रेट है। जबकि यहाँ पर सर जस्टिन गैटलिन का पैर देखो अभी भी क्रॉस गिर रहा है। ये बहुत सारे माइन्यूट एरर्स हैं। आप ये वीडियो को कम से कम नहीं तो 2-2.5 गुना स्लो करके देख रहे हो। अब इतना माइक्रो सेकेंड से भी कम में इतनी सारी चेंजेस करना बहुत डिफिकल्ट बनता है, समझे। तो इनसे भी प्रॉब्लम्स होती है, इनसे भी गलतियां होती हैं, बट सर हुसैन बोल्ट तो भाई गॉड आदमी है, उन्होंने ये टेक्निक को यूज किया और उनका जो अगला फुट पड़ा वो फुट परफेक्टली स्ट्रेट पड़ा, जिससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने बॉडी वेट को कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन के अंदर, पाथ के अंदर चीजों को ट्रांसफर किया गया है। तो वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही। ये जो फुट था जिससे गिरा, जिससे उन्होंने अपनी बॉडी को चेंज किया, ट्रांसफर किया, बीच में पूरे के पूरे वेट को लेके आया। अब जो आपको दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है स्टेप्स टेकन, मतलब वहां से लेकर के यहां तक पहुंचने के लिए ये लगभग 4 से 5 मीटर के करीब का डिस्टेंस रहेगा। इसके लिए सर हुसैन बोल्ट को टोटल 4 स्टेप्स लगते हैं। बाकी सारे जो एथलीट्स हैं इन्होंने 5 का स्टेप लिया, ये जो थे जो भाई क्लॉस लेग के साथ भाग रहे थे इन्होंने 5 का स्टेप लिया। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं रहेगी और अगर आप कम कदम लोगे तो आपके लिए रेस जीतना और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाए। ये चीजें ज्यादातर उन एथलीट्स में देखी जाती है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है। सीधी सीधी बात है, लंबे पैर हैं, नीचे आने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपके पास एक अच्छी स्पीड रहेगी तो पैर जल्दी आएंगे, बट उतना वेट को नीचे ले आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैटर करता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना। जो भी लंबे एथलीट्स हैं आप खुद ये फर्क महसूस करोगे कि आपका जो पैर है, जो फुट है, वो नीचे आने को थोड़ा टाइम लेता है, जबकि जो शॉर्ट लोग हैं उनके पैर जल्दी आते हैं। बट इससे क्या फायदा है लंबे लोगों को कि वो जमीन के ऊपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करते हैं, जिससे वो एक अच्छी स्पीड ले पाते हैं कम फुट के ऊपर भी। समझे, आपको चीज समझ में आ गई। ये चीज को थोड़ा और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक और रेस के बारे में डिटेल बता देता हूं।
यहाँ पर ये जो है ये बहुत ही बड़े प्रोफेशनल एथलीट हैं जो कि भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, लगभग 10.81 के आसपास इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये जो है ये भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जिनका 10.96 के आसपास का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके। और ये जो सेंटर में जो आदमी है ये आप और हम नॉर्मल इंसान हैं जो बस स्पोर्ट्स को इंटरेस्ट देते हैं, बट ये एक अच्छे एथलीट नहीं है। ओके, नॉर्मल रनिंग कर सकते हैं बट प्रोफेशनल्स के सामने इनका परफॉर्मेंस लो ही रहने वाला है। अब मैं आप लोगों को 3 लोगों के बीच का फ़र्क दिखाता हूँ। ये भाई प्रोफ़ेशनल एथलीट हैं, ये आप और हम समझ लो कि भाई नॉर्मल लोग क्या है, और ये जो है ये भी एक प्रोफ़ेशनल एथलीट्स हैं। तो अब आपको कंपैरिज़न करके सारी की सारी चीज़ें समझ में आने वाली है कि क्या डिफ़रेंस इन चीज़ों में बनने वाला है। सबसे पहली चीज़ है कि भाई स्टार्ट, एक तगड़ा स्टार्ट रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई क्लैप का साउंड आ चुका है। ये जो एथलीट हैं ये रेडी पोज़ीशन के ऊपर हैं, तैयार हो चुके हैं। बॉडी पूरी तरह से अलाइन्ड है, रेडी है, पहले टैप के ऊपर ही तगड़ा स्टार्ट लेने के लिए। जबकि ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा स्लो हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन है तो भाई ये चीज़ें फ़र्क दे देती। अब एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है इनका स्टार्टिंग फुट कहाँ पर गिरा। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये जो एथलीट थे इनका स्टार्टिंग फुट जो है वो ज़ीरो लाइन से कम नहीं तो 1 आध मीटर आगे ही गिरा है। अब ये जो है हमारे ये साहब का पैर ऑलमोस्ट लाइन के ऊपर ही गिर रहा है, इनका भी पैर कम से कम 1 आध मीटर आगे ही गिरने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क पड़ जाता है। जो नॉर्मल लोग रहते हैं हम जैसे, उनको ये नॉलेज नहीं रहती है, उनका स्टार्टिंग पैर हमेशा छोटा ही गिरता है, जिस वजह से वो 1 आध मीटर का जो डिफरेंस है वो स्टार्टिंग में ही क्रिएट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोटिस करनी चाहिए, इनका बॉडी पोस्चर। यहाँ पर इनका फुट है, इनका फुट और हेड के बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो परफेक्टली अलाइंड बनता है। जो ग्राउंड सरफेस है उनसे भी इनका जो बैक है वो परफेक्टली अलाइंड है। इससे क्या फायदा बनता है कि इनका बॉडी स्टार्टिंग का जो टॉर्क जनरेट करना चाहता है उन चीज़ों के लिए रेडी बन चुका है। जबकि हमारे बीच में कॉमन मैन जो है उनका बॉडी पोजीशन देखो परफेक्टली ग्राउंड के इसमें अलाइंड है, मतलब इनका बॉडी वेट आगे की तरफ झुकता जा रहा है जिस वजह से ये शायद गिर भी जाएंगे। ओके, बट इनका बॉडी स्ट्रेट हो चुका था, ऑलमोस्ट इंक्लाइन पोजीशन पे है, जिससे क्या होता है कि जब ये स्पीड स्टार्टिंग में जनरेट करना चाहते हैं वहां पर इनका शरीर आगे की तरफ नहीं गिरता है। वैसे ही इनका भी है, साइड एंगल से आप देखोगे तो सेम ही मिलने वाला है, परफेक्टली क्रॉस पोजीशन पे है, जिससे क्या है कि ये बॉडी वेट आगे नहीं गिरा रहे हैं। जो गिरने का जो डर रहता है स्टार्टिंग में वो पूरी तरह से हट चुका। अब आपको नोटिस करना है कि बाकी सारे लोगों ने जो स्टेप्स की वजह से जो डिफरेंस पड़ा है वो डिफरेंस कितना ज्यादा पड़ा है। यहाँ पर ये जो हमारे एथलीट थे ये तो भाई निकल पड़े हैं, और जो हमारे कॉमन मैन थे वो सबसे ज़्यादा पीछे स्टार्टिंग में ही बन चुके हैं। ये इसी वजह से बन चुके हैं कि इनका जो पहला फुट था वो फुट पूरी तरह से गलत गिरा था। इनका बॉडी वेट स्टार्टिंग में गलत जगह पर था, जैसे कि अब आप देख सकते हो अब इन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रेट किया है जबकि पहले वो ऐसे था। समझे? तो ये जो डेविएशन लेना पड़ता है ये इंपॉर्टेंट बनता है जब अपना पहला स्टेप लेते हो। ये भी ऑलमोस्ट उतने ही पोजीशन के ऊपर रेडी हैं, तो ये भी चेस करके चीज़ों को कवर कर लेंगे, बट जो हमारे कॉमन मैन है वो स्टार्टिंग में ही पीछे हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल प्रेशर देता है। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एक ऐसी रेस देख रहे हो जिसके अंदर आप स्टार्टिंग में ही पीछे हो तो आप वो चीज़ को लीड को आगे बिल्कुल मुश्किल होता है चीज़ों को बना के रखने के लिए। तो ये था स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर कंप्लीट डिटेल। अब हम चलते हैं फिर से सर हुसैन बोल्ट के मैच के ऊपर, जहां पर मैं आप लोगों को और ज्यादा चीजें समझा देता हूं। अब इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है कि ये ट्रांजिशन फेज को कैसे मैनेज करते हैं। बॉडी ने तगड़ा वाली स्टार्ट ले चुका है, बीच का जो फेज है लगभग 40 से 60 मीटर 65 मीटर का जो फेज है उस फेज को कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पर बहुत सारे एथलीट थोड़ा बहुत स्पीड के अंदर बूस्ट भी लेते हैं, ये भी थोड़ा बहुत स्पीड के अंदर बूस्ट लेते हैं, बट ये चीज क्या कांस्टेंट रखते हैं, इनका जो स्टेप साइज है उस स्टेप साइज को भी ये बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, बाकी सारे एथलीट देखोगे ना आप, इनके बहुत सारे रेसेस आप चेक करो आपको नॉलेज मिल जाएगी कि मिडल फेज जो रहता है वहां पर बहुत सारे एथलीट्स पिछड़ जाते हैं इनसे। क्यों? क्योंकि वो वहां पर अपने स्पीड को भी बढ़ाते हैं, स्टेप साइज को भी बढ़ा देते हैं, जो भाई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के बाद ही मिलता है। अब ये जो इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो यहाँ पर आप लोगों को इनकी बॉडी के हर एक जॉइंट्स के बारे में नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे इनका पूरा का पूरा बॉडी जो वो कैसे स्ट्रक्चर करता है, कैसे काम करता है इन रेस के ऊपर। अब ये जो आप देख रहे हो ये है इनके बॉडी का एक जॉइंट, ये जो जॉइंट देख रहे हो वो है एक जॉइंट, यहाँ पर है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये है एंकल, जो हमारा एंकल रहता है वो एक पॉइंट है। आगे का फुट से थोड़ा सा पहले का जो पॉइंट है जहां पर हम हमारे फुट को मोड़ सकते हैं बीच से, वो पॉइंट है, और ये है अगला फुट का पॉइंट। तो ये 4-5 जो पॉइंट है ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं रनिंग के टाइम पर। अब ये पॉइंट्स को ये कैसे यूज करते हैं वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है।
इनका पूरा का पूरा शरीर का जो वजन है वो पूरा का पूरा वजन केवल और केवल इस पॉइंट के ऊपर गिरता है। आप खुद सोच के देखो कि आप अपनी पूरी की पूरी बॉडी को अपने टो के ऊपर ऐसे खड़े में बैलेंस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। समझ रहे हो? बहुत प्रैक्टिस लगता है। तो वो चीजों को इन्होंने मास्टर किया है। इनका जो फुट है ना, उस फुट को आप देखोगे तो वो ऐसे गिरता है, शरीर पूरा का पूरा बॉडी वेट ऐसे ही गिरता है, पूरा सपाट नहीं गिरता जो बहुत सारे लोग रनिंग के टाइम गलती करते हो। इनका कभी भी पैर सपाट ग्राउंड के ऊपर नहीं गिरता है। वो गिरने से क्या दिक्कत होती है, आप ग्राउंड को जल्दी नहीं छोड़ रहे हो, जिससे क्या होता है आपकी स्पीड और ज्यादा स्लो हो जाती है। इस चीज को थोड़ा और मैं अच्छी तरह से समझा दे। आपको एक चीज तो मैंने समझा दी है कि ये रनिंग के टाइम पे ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर जनरेट करते हैं वो लगभग 500 किलो के करीब होता है, इनकी बॉडी वेट से 5 गुना ज्यादा। अब आप खुद सोच के देखो कि एक पॉइंट, अगर इतू सा पॉइंट अगर ये ग्राउंड के ऊपर टच करते हैं, उसके ऊपर अगर 500 किलो का अगर वेट गिर रहा है तो कितना ज्यादा फर्क देता है। समझ रहे हो? इसको और थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए ऐसे समझो कि आपके पास एक निडल है, एक सुई है, ठीक है? उस सुई को आप अपने बॉडी में डालने की कोशिश कर रहे हो, और उसी के साथ में आपके पास एक छोटा सा पेन पेपर या कुछ और समझ लो, इतना बड़ा उसका डायमीटर है नीचे का, उसको आप अपने बॉडी में डालने की कोशिश कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, जो नीडल है वो नीडल बहुत अच्छी तरह से चले जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा बारीक है। यही सेम टेक्निक ये यूज करते हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड को वो बहुत ज्यादा कम है। बट जो 5 गुना ये वेट के थ्रू जो पावर जनरेट करते हैं वो तो भाई नेक्स्ट लेवल बनता है। तो छोटे से पॉइंट के ऊपर ये बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर लेते हैं, जिससे क्या फायदा होता है, और ज्यादा एक्सेलरेशन मिलता है, स्पीड और ज्यादा मिलती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। पहले तो भाई अपने बॉडी से 4 से 5 गुना ज्यादा वेट के थ्रू आपको पुश देने को सीखना पड़ेगा। उस पुश को बॉडी के सबसे कम हिस्से से टच करके चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। समझा? आपको चीजें समझ में आ रही क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप लोगों के लिए बनने वाला है। अब हम चीजों को थोड़ा और ज्यादा समझते हैं कि क्या चीजें और यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ। इनका जो फुट है वो फुट लगभग इतने एरिया में गिर रहा है, ठीक है? फुट इतने एरिया में गिर रहा है। यहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके समझने की कोशिश करोगे तो इनका जो हेड है, उस हेड से ये फुट काफी ज्यादा आगे है। इससे क्या हो रहा है कि इनका पूरा का पूरा बॉडी वेट उस पैर के ऊपर नहीं गिर रहा है, जो इंजरीज को अवॉइड करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो आप लोगों को भी वैसे ही रखना है। अपना जो बॉडी है, बॉडी का जो वेट है, उस वेट को थोड़ा सा पीछे रखना है, और जो आपका फुट है वो फुट थोड़ा सा आगे लैंड करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि आपका जो फुट है वो ग्राउंड के ऊपर बहुत कम रहेगा, बॉडी वेट उस फुट के ऊपर बहुत कम एग्जर्ट करेगा, जिससे आपकी स्पीड और ज्यादा बेटर तरीके से निकल जाएगी। ये चीज़ आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट जब आप इन चीज़ों को इम्प्लाई करने के लिए जाओगे, जब आप इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए जाओगे, तब आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। आगे मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी बारीक बारीक पॉइंट समझाने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनने वाला। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका फुट का जो पोजीशन है। एक फुट ने यहाँ पर लैंड कर लिया है, अब ये फुट कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है, इन चीजों के ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इनका फुट यहाँ पर रीच किया था, उसके बाद इनके फुट ने एक लंबा पोजीशन का स्ट्राइड लिया। ये जो फुट था वो यहाँ पर लैंड किया था, बॉडी को आगे पुश दिया है, और फुट जो पूरा पीछे यहाँ तक जा रहा है, इनके सर से भी ज्यादा दूर तक जा रहा है। मतलब पूरा का पूरा बॉडी वेट देखो, ये है स्टैंड पोजीशन, इससे भी ज्यादा पीछे तक ये बॉडी को खींचते हैं। तो ये तभी बन सकता है जब आपकी स्ट्रेचिंग तगड़ी होगी। हिप जो रहता है, ये वाला जो एरिया रहता है, इसके ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। पहली बात तो ये कि आप अपने पैर से भी तगड़ा प्रेशर जनरेट कर रहे हो। दूसरा, आपका हिप जो है उससे भी काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, काफी ज्यादा पावर वो भी जनरेट कर रहा रहता है, उसके ऊपर भी तगड़ा वाला प्रेशर पड़ता है। तो ये सब कुछ आपको स्ट्रेचिंग के थ्रू ही बनने वाला है। इसका भी मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स आगे समझाने वाला हूं, तो टेंशन मत लेना। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी बट नॉलेजफुल बनने वाली, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज है इनके हिप की पोजीशन। जो हमारी कमर रहती है वो कितना ज्यादा ऊपर नीचे, ऑब्वियसली बात है आप भाग रहे हो, शरीर ऊपर नीचे होता है, बट वो चीज को कितना अच्छे से ये कंट्रोल करते हैं वो भी चीजें आप देख सकते हो। इनका हिप जो है केवल और केवल इतने ही डिस्टेंस के अंदर घूमता है, मतलब लगभग इतना ही डिफरेंस होता है इनके हिप के पोजीशन के अंदर। ये चीजें सीखने में बहुत टाइम जाता है। आप खुद भाग के देखना, आप अपने वेस्ट के ऊपर कुछ तो ऐसा बांध लो ताकि आपको आइडिया पड़े, और सिर्फ उस चीज को नोटिस करते रहना। साइड से जब आप देखोगे ना, आपका हिप बहुत ऊपर नीचे होएगा, समझ लो। तो ये चीज को कंट्रोल करके स्पीड को बैलेंस करना
ये नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है, जिस वजह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बने। तो ये चीज़ें भी आपको सीखना पड़ेगा, हिप को और ज़्यादा स्टेबल करना पड़ेगा। इनका सर आप पूरी वीडियो में देख लेना, इनका सर का पोजीशन ज़बरदस्त रहता है, ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होता, एकदम नॉर्मल हेड पोजीशन रहती है। जब तक ये रेस के लगभग 90 से 95 मीटर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक इनका हेड आजू बाजू देखता ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सामने भी आपका हेड एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ना आजू ना बाजू कहीं देखने की जरूरत नहीं है। जब तक आप एक कंफर्टेबल विन नहीं ले पाते हो तब तक जरूरत नहीं बनती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है। इनका बॉडी अलाइनमेंट जी भी जब आप देखोगे, स्टार्टिंग में बेंड रहता है, धीरे धीरे करके उठता है, बट मिडल फेजेस के अंदर इनका बॉडी एकदम स्ट्रेट रहता है, लिटरली जरा भी ये हिलता नहीं दिखता है। हमारा कैसा ऐसे 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 से होता है, इनका बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सब कुछ प्रैक्टिस के साथ ही आता है, डिफिकल्ट बनता है ऑब्वियस सी बात है, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं दोगे ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आने वाली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझा देता हूँ, बाद में वीडियो के एंडिंग पार्ट में जाते हैं जहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स में समझा देता हूं। अब आप लोग दो पॉइंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना, वो है इनका हैंड। इनका हैंड का जो पोजीशन है वो इससे ज़्यादा पीछे, मतलब ये जो रिस्ट है ये इससे ज़्यादा ऐसे नहीं होती कभी भी, ठीक है। इनका हैंड इतने पर ही आता है, और जब हाथ आगे की तरफ आता है वो तो एकदम बॉडी के क्लोज में आता है। इनका जो फॉरवर्ड हिप है वो फॉरवर्ड हिप इसी पोजीशन में ही आएगा, हर बार इतना ही ऑसिलेशन जनरेट करेगा। ये चीज़ को आप थोड़ा सा नोटिस करना, आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये चीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस देना। अब इनका यहाँ से हिप पोजीशन स्टार्ट होगा, जिसके थ्रू ये रेस को आगे कंप्लीट करते हैं, चीज़ों को आगे तक मेंटेन करके लेके जाते हैं। ये देखो इनकी बॉडी आई, हैंड पोजीशन देखो, हैंड पोजीशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान। हैंड देखो यहाँ पर फोर आर्म जो है वो एकदम लॉक है, एकदम इसके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, एकदम तरीके से यहाँ पर लॉक हो चुका है। पीछे जब जाता है तो इससे पीछे जाता नहीं है, आगे जब आता है तो इससे आगे जाता ही नहीं है। ये चीज़ें भी सीखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। इससे क्या होता है कि आप हाथ को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देते, एक लैटरल मूवमेंट रहता है, बॉडी अलाइन स्ट्रेट रहती है, बॉडी पोस्चर परफेक्ट रहता है, चीज़ें करने में आपके लिए और ज़्यादा आसान बन जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। अब आप खुद सोच के देखो, आप जहाँ पर 30 35 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भाग रहे हो, और आपका अगर बॉडी हिलने डोलने लग जाए तो कैसे चलेगा। इसको और आसानी से समझने के लिए ये सोचो, आप दो लोग बाइक पे जा रहे हो, पीछे का जो बंदा है वो पूरा हिल डुल रहा है, आप कैसे बाइक को कंट्रोल करोगे। समझ रहे? तो यही हमारे साथ भी होता है, जब हम रेस करते हैं, भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा हिलता है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने को आना चाहिए। तो ये 3 4 चीज़ थी जिनके ऊपर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। इसके बाद तो भाई चीज़ें आसान बन जाती है। आप खुद सोचो, स्टार्टिंग आपने तगड़ा लिया है, ट्रांजिशन फेज में भी आप तगड़े हो, एंडिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ने वाली। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। देखो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इस वजह से थोड़ी बहुत चीज़ों को मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स समझा देता हूँ सर हुसैन बोल्ट के बारे में, और कुछ इनके टिप्स। इनका भी एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, उन चीज़ों का भी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ, जिन चीज़ों को आप चेक करके और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सबसे पहली यार इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जब भागते हैं शुरुआत में, इनका जो बॉडी वेट से जो ये फोर्स जनरेट करते हैं वो लगभग 500 किलो के करीब होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए अपने बॉडी से 5 गुना ज़्यादा वेट जनरेट करना बहुत बड़ी बात होती है। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है, अगर एक ऐसा इंसान जन्म लेता है या फिर कर पाता है जो अपनी बॉडी वेट से 6 से 7 गुना टाइम्स अगर ज़्यादा पावर जनरेट करता है, तो वो लगभग 8.5 से 9 मिनट 9 सेकंड के अंदर इस रेस को 100 मीटर को वो कंप्लीट कर सकता है। फिलहाल के टाइम पे ह्यूमन बॉडी इतना केपेबल नहीं है। हो सकता है कोई एक ऐसा एथलीट आए जो 9 सेकंड के अंदर कर पाए, जो कि आज के टाइम के ऊपर लिमिटेशन है, मतलब 9 सेकंड से कम में आज के टाइम पे कोई भी ह्यूमन कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर कोई कर पाता है तो भाई वो एक सुपर ह्यूमन की कैटेगरी के अंडर आए। अगली इंपॉर्टेंट इनकी की पॉइंट, ये जो आप स्ट्राइड देख रहे हो ना, ये स्ट्राइड इनका कम से कम नहीं तो 2.4 मीटर के करीब का बनता है, जो मिडल फेजेस के अंदर आता है। मतलब 2.5 मीटर से ज्यादा इनका एक स्ट्राइड बनता है, मतलब इससे भी ज्यादा, मेरा हाथ से भी ज्यादा। समझ रहे हो? इनका ये एक स्ट्राइड बनता है, जो बीच का जो ट्रांजिशन फेज होता है वहां पर ये बहुत अच्छी तरह से चीजों में कैपिटलाइज करते हैं। सर हुसैन बोल्ट स्टार्टिंग में जहां पर एक्सेलरेशन करना पड़ता है वहां पर इनकी स्पीड लगभग 35 से 40 के बीच में लाई करती है, बट जो ट्रांजिशन फेज होता है जहां पर ये लंबी लंबी स्ट्राइड्स खोलते हैं वहां पर लगभग 45 किलोमीटर पर आवर तक भी ये पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बीइंग एन ह्यूमन इतना ज़्यादा स्पीड को कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट बनता है।
इस वजह से इन्होंने 20 साल की ट्रेनिंग की है इन चीज़ों को कैप्चराइज करने की। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ करके, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह के चीज़ों के बारे में डिटेल बताया, जहां से मैंने बहुत कुछ सीख के आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ। इनके तो उसके अकॉर्डिंग पहले का जो 40 मीटर रहता है, 40 से 50 मीटर मान लो, अगर वहां पर आपकी पोजीशन फर्स्ट सेकंड के आसपास रहती है, बीच का अगर आपने ट्रांजिशन फेस अच्छी तरह से कर लिया तो एंडिंग भी आपकी अच्छी खासी बनने वाली है। इसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, कम से कम नहीं तो 10 से 50-60 मीटर के अंदर ऐसी बोलते ना तगड़ी शॉर्ट स्प्रिंटिंग आपको करनी चाहिए। पहले 40 भागो, वापस आओ, वापस भागो, ये जो है ना ये फास्ट स्प्रिंटिंग बननी चाहिए। तो ये चीज का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस में एकदम फास्ट स्प्रिंटिंग करना। ये चीजें पहले आपको सीखना चाहिए। उसके बाद जब 20 से 40 मीटर का जो मार्जिन है, जब वो मार्जिन कवर हो जाता है, उसके बाद ग्राउंड से जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर बन जाती है। ये जो आप देख रहे हो ये लगभग 30-40 मीटर कवर करने के बाद इनकी बॉडी इस पोजीशन के ऊपर आई है, जहां पर लंबे लंबे स्ट्राइड्स हैं, स्पीड्स भी इंक्रीज की गई है इनकी, और बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट बनता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीदिंग के ऊपर। शुरुआत का जो टाइम होता है वहां पर आप लोगों को ब्रीदिंग थोड़ी लंबी लंबी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आप एक्सेलरेशन कर रहे हो, आपका बॉडी ऑक्सीजन और ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो शुरुआत में थोड़ी सी ब्रीदिंग आपको फास्ट रखनी है। मिडल फेजेस के अंदर ब्रीदिंग को थोड़ा कंट्रोल देना है, और एंड फेजेस के अंदर फिर से ब्रीदिंग फास्ट करनी है, जिससे आपकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिलेगा, ताकि जो आप स्पीड जनरेट करना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। देखो ब्रीदिंग एक अलग टॉपिक बनता है जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, बट अभी आपको मैं नॉलेज दे दे रहा हूँ कि 100 मीटर में आपको और क्या करना चाहिए। इसके ऊपर और एक पार्ट का वीडियो आएगा जिसके अंदर और ज्यादा डिटेल्स बताई जाएगी, बट शुरुआत के जो स्टेप्स थे वो चीजें तो शायद आपको समझ में आ चुकी है। एंडिंग फेज जो रहता है, जहां पर गेम एंड होने वाला रहता है, वहां पर बेवजह का जो चेस्ट वाला जो काम रहता है कि भाई चेस्ट आगे स्ट्रेच करके मैं पूरा कंप्लीट करूं, उन चीजों के लिए प्लीज आप मत जाओ। उससे ज्यादा बेटर है कि आप अपना जो स्ट्राइड है, जो आप कदम लेते हो, उन चीजों को ज्यादा बेटर कर दो, तो आपके लिए और ज्यादा चीजें बेनिफिशियल बनने वाली। और एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि कोशिश करो ज्यादातर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस प्रैक्टिस को आप लोग ग्रास के ऊपर करो। क्योंकि कैसा होता है कि ग्रास के ऊपर आपको ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है चीजों को पुश करने के लिए, ग्राउंड के ऊपर भी आपको ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, जिससे आप जो स्पीड जनरेट कर रहे हैं वो थोड़ी ज्यादा कम रहती है। तो उसको मैच करने के लिए आप लोगों को और ज्यादा प्रेशर, तो एक इंटेंसिव ट्रेनिंग आप शुरुआत में करते हो, तो ये चीज आपको करना ही चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की कोशिश करो दोपहर के टाइम पे जब हीट ज्यादा रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है, तब आप ज्यादा ट्रेनिंग करो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी और ज्यादा चीजों के लिए अडेप्ट करेगी, और ज्यादा पावर जनरेट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, और ज्यादा स्टैमिना बर्न होगा। दोपहर का टाइम एकदम धूप, चिलचिलाता हुआ धूप रहता है, उस धूप को, अगर उस गर्मी को आप बर्दाश्त करके अच्छी खासी ट्रेनिंग कर पाते हो, तो आपका जो ट्रेनिंग का जो काम है ना वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। आप सर हुसैन बोल्ट का आप चैनल देखोगे ना, तो उन्होंने भी ज्यादातर जो ट्रेनिंग है वो दोपहर के टाइम पे ही की है, क्योंकि वो जहां पर रहते हैं जमाइका में, वहां पर जबरदस्त गर्मी रहती है, धूप भी एकदम जबरदस्त रहती है। तो उस गर्मी को, उस धूप में जब ट्रेनिंग करते हैं ना, तो चीजें और ज्यादा इफेक्टिव बनती है। नो डाउट डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा हो जाता है, बट आप खुद सोच के देखो यार कि मतलब इतना ज्यादा करने के बाद ही तो वो आदमी यहाँ पर पहुंचा है, जिस वजह से आपको ये चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो, बट हाँ ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव बनने वाली। हमेशा आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि शुरुआत में, मैच शुरू होने से पहले भी आपको स्ट्रेचिंग करनी है। हिप की स्ट्रेचिंग करो, शॉर्ट डिस्टेंस 10-12 मीटर की जो छोटी सी रनिंग होती है उन चीज़ों को फटाफट थोड़ा सा ये करो, बॉडी को ओपन करो, क्योंकि आपका जो हिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। उन चीज़ों का आपको बहुत अच्छी खासी स्ट्रेचिंग रिक्वायर्ड है। उसके बाद जब आप अपना मैच कंप्लीट करते हो, उसके बाद भी आप एक छोटा सा सेशन 10-12 मिनट का ही ले लो, बट एक अच्छी खासी स्ट्रेचिंग करो, ताकि आपका बॉडी कूल डाउन होगा। जो हिप्स, जो लोअर बैक और जो बाकी सारे जो आपके पैर के ये हैं मसल्स हैं, उनको, जिनको आपने यूज किया है, उनको थोड़ा सा आराम मिले। तो स्टार्टिंग और एंडिंग में आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेचिंग रिक्वायर्ड है। लोअर बैक, जो आपका पीछे का जो एरिया है बैक का, उसका आपको अच्छा खासा स्ट्रेचिंग रिक्वायर्ड है, उसको आपको अच्छी तरह से डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस चीज का काम बहुत ज्यादा बनता है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि नीचे बैक में, नीचे उनको दर्द होता है, वो इस वजह से होता है कि उनका लोअर बैक अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं है। तो वो चीज के ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और आपका काम बन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे पता है कि भाई वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मुझे भी पता है कि भाई आपको चीजें बहुत कुछ समझ में आई रहेगी। देखो इसी तरीके से मैं बहुत सारे बच्चों को चीजें सिखाते आ रहा हूँ,
आगे भी चीज़ें आप लोगों को ऐसे ही सिखाते रहूँगा। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन को ओपन रखा गया, आप मुझे वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते एक और नए ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।